हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो पेपर 2 लिए हैं सीटेट में, एसएसटी पेपर 2 जिनका एसएसटी है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये सीटेट पेपर 2 के लिए ही नहीं है, बल्कि आपका जो जीके जीएस है, जैसे कि विविधता वाले प्रश्न आते हैं, या जीके से प्रश्न आते हैं, या ईवीएस से प्रश्न आते हैं। तो ईवीएस में ये नहीं है कि आपको सिर्फ पर्यावरण ही पढ़ना है या कुछ मतलब उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, क्योंकि ईवीएस और जीके जीएस ऐसा है मतलब टॉपिक जिसमें कहीं से भी प्रश्न उठ के आ जाते हैं, चाहे वो पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, कहीं से भी हो, साइंस का हो, मतलब नहीं है उसको कि कहाँ से प्रश्न रखेगा। तो ठीक है, इसके लिए वीडियो देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था? तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया था। हड़प्पा सभ्यता का जो पता लगाया था, किसने लगाया था? हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पे, ये नहीं कि मतलब वो क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, या मतलब मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया था? तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? कमेंट करिएगा हो सके तो। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो देखिए, ये परिवार था। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? याद रखिएगा, मातृसत्तात्मक परिवार वहाँ था। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे? तो टेरा कोटा कहते थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ मिले हैं? देखिए, तो ये है सिंधु कालीन स्थल, जो जहाँ पे चन्हू दर्रों में मिली है। सिंधु कालीन स्थल ही है और जगह का नाम है चन्हू दर्रों। ठीक है। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो उस समय देखिए शतरंज का प्रचलन था। हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो पाखथा को मानते थे। स्वास्तिक किसकी देन है? और याद रखिएगा, स्वास्तिक जो देन है वह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। कपास की उपज की पहली जानकारी हड़प्पा सभ्यता से ही मिली है। कपास को यूनानी क्या कहते थे? तो शिंडोन कहते थे। कपास को यूनानी क्या कहते थे? शिंडोन कहते थे। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग होता था? तो उस समय भी हल का प्रयोग वो करते थे। सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? ये शहद के लिए करते थे, याद रखिएगा। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो याद रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब एक चीज़ के बदले, मतलब अगर आपको कुछ चीज़ें लेनी हैं तो उसके बदले कुछ चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वही वस्तु विनिमय यानी कि लेन देन का कारोबार उस समय भी होता था। यानी कि उस समय मुद्रा उस हिसाब से प्रचलित नहीं थी, लेकिन उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली कहीं ना कहीं चलती थी, जिससे अगर मान लीजिए किसी को कुछ लेना होता था तो उसको पहले कुछ देना पड़ता था। हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई? तो ये ग्रिड पद्धति को इन्होंने अपनाई थी। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो देखिए, ये निकास प्रणाली। और याद रखिएगा, अभी तक का जो सबसे नगरीकरण जो सभ्यता मिला है अभी तक, तो वो हड़प्पा सभ्यता ही नगरीकरण के दौर में सबसे प्रमुख स्थान पे आता है। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सैंधवकालीन मुहरों से मिलती है कि हड़प्पा में लिपि की भी जानकारी उनको थी और धर्म की भी जानकारी वहाँ से मिलती है। लेकिन ये पता नहीं लगाया गया है कि वहाँ पे कौन सी लिपि तो भाव चित्रात्मक थी वहाँ पे, लेकिन उन भाव चित्रात्मक चित्रों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, चित्राक्षर लिपि को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये है बैनरोफेंड्रम लिपि के नाम से जाना जाता है। आज़ादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई थी? तो याद रखिएगा, गुजरात में ही अभी तक सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल मिले हैं। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था? तो ये है धौलवीरा, जो राजस्थान में पड़ता है। चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधवपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं रंगपुर एवं लोथल से। अगला प्रश्न है, किस सैंधवपुरा स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो ये कालीबंगा के स्थल में किया गया था। वहाँ पे देखिए
अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था पूरा फर्श के लिए। जैसे अभी हम लोग टाइल्स का यूज करते हैं तो उस समय वो अलंकृत जो भी डिजाइन वाले ईंटें होती थी तो उनके फर्श के लिए वो अपने फर्श के लिए वही ईंटों का प्रयोग करते थे। तो वो कालीबंगा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत क्या है? तो यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद है। उत्तर वैदिक काल के जानकारी का स्रोत है यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? तो ये चित्रित घूसर है, मृदभांड तथा लोहा। मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 4 ये हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अगला प्रश्न है नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता है? तो सैलूस कहा जाता है। वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज़्यादा लौह पुंज कहाँ मिलता है? तो अंतरजी खेरा में मिलता है वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज़्यादा लौह पुंज। ठीक है। अगला प्रश्न है धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इभय कहा जाता है, इभ्य है। उत्तर वैदिक काल में किन सिक्कों का जिक्र मिलता है? तो निष्क का मिलता है, शतमान का मिलता है, तथा कशनल का मिलता है। मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए बर्तन को क्या कहा जाता है? चित्रित धूसर, मृदभांड कहा जाता है। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो काठक में मिलता है। किस उपनिषद में उनको ब्रह्मा कहा गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में। यजुर्वेद में हल को क्या नाम दिया गया है? तो शेर। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो याद रखिएगा प्रजापति। शूद्रों के देवता के रूप में कौन प्रचलित हैं? तो पूषण। राज्याभिषेक का किस वेद में उल्लेख है? तो अथर्ववेद में उल्लेख है। छोटे न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो ग्राम्यवादीन कहा जाता था, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक यज्ञ कौन कौन से थे? तो राजसूय यज्ञ थे, वाजपेय, अश्वमेघ, अग्निष्टोम यज्ञ भी था। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो याद रखिएगा इटली के फ्लोरेंस से। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी पूछ रहा है तो ये हुआ था 1664 ईस्वी में। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी? हो सके तो कमेंट करिएगा। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी? देखिए यहाँ पे समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भारत पहले गुम थोड़ी हुआ था जो उसने उसकी खोज की थी। उसने अपना रास्ता खोजा था, समुद्र के थ्रू उसने अपना रास्ता खोजा था भारत तक पहुंचने का। तो ठीक है, तो ये वास्को डी गामा ने 17 मार्च 1498 ईस्वी में इसके थ्रू समुद्र के रास्ते के थ्रू क्या किया था? भारत की खोज की थी। भारत की खोज नहीं की थी, मतलब रास्ते की खोज की थी। ठीक है। किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की थी? तो ये थे वास्को डी गामा। देखिए वास्को डी गामा सबसे पहले। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था जो पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है? तो ये कौन आया था? तो ये आया था 1505 ईस्वी में, फ्रांसिस्को द अल्मेडा भी नाम है इसका, अल्मेडा ही कहिए, अल्मेडा। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो ये कोचीन में खोली थी जो गुजरात में पड़ता है। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए थे? तो डच आए थे। कभी कभी याद रखिएगा आपसे क्रम पूछ दिया जाएगा कि पहले पुर्तगाली आए थे, पहले डच आए थे, पहले अंग्रेज आए थे, क्या आए थे? तो याद रखिएगा। ठीक है, पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज वगैरह आए थे। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था? तो वो था कार्नेलियन हॉटमेन। डचों में अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई गई थी? तो ये लगाया था मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए थे? तो डच ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यही प्रश्न मैंने किया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया किसने? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने।
अभी कमेंट कीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अभी वर्तमान में उसका ऑनर कौन है। अभी वर्तमान में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑनर है एक भारतीय है, एक इंडियन है। कमेंट कीजिएगा अगर जानकारी हो आप लोगों को तो। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो 217 थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो ये सूरत में खोली थी। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? तो ये फर्रुखशियर थे। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसी में अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व सबसे पहले कायम कर दिया था। और कहीं ना कहीं इसमें जो बंगाल के ही जो क्या थे, सिराजू और इसी टाइप का कुछ नाम था, सिराजू उद्दौला, इन लोगों का तो नाम ही रहता है मतलब मुस्लिम टाइप नाम था। तो उन्हीं का कोई मतलब कोई भेदिया था जो अंग्रेज़ों का क्या किया था, उन्होंने सहयोग दे दिया था। और जिसके कारण क्या हुआ था, 1757 ईस्वी में उनकी हार हुई बंगाल के सम्राट की, बंगाल के राजा की, और ये अंग्रेज़ जीत गए थे। सिराजुद्दौला नाम था, याद आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? तो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में तथा 1765 ईस्वी इलाहाबाद के संधि में इन्होंने नियंत्रण कर लिया था दिल्ली पर। कोलकाता शहर की नींव कब पड़ी, किसने रखी थी? तो जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। और भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी थी? तो याद रखिएगा सूरत 1668 ईस्वी में। इल्तुतमिश किस नाम के सिक्के चलाया था? तो जीतल एवं टंका नाम से चलाया था। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली पर कब बैठा था? तो 1290, दिल्ली पर मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1290 ईस्वी में। सुल्तान बनने के पहले जलालुद्दीन क्या था? तो बुलंदशहर का क्या था? देखिए इफ्तादार था ही, सिर्फ इफ्तादार था, लेकिन बुलंदशहर का सिर्फ इफ्तादार था, लेकिन वो क्या बन गया था, सम्राट बन गया था। नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? तो दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में। देखिए फिर इसकी हत्या कोई और करता है, फिर उसकी हत्या। इसमें मतलब ये मुगल पीरियड जब पढ़िएगा ना तो किसी न किसी की हत्या करके ही वो सभी क्या करते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार सिर्फ था। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? याद रखिएगा ये प्रश्न आया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? इसने चलाया था दैवी अधिकार सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो हुलिया रखने की प्रथा। खिलजी वंश में घोड़े के दागने की पद्धति शुरू इसने ही की थी। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी किसने स्थापना की थी, मतलब किसकी स्थापना की थी? तो दीवान ए मुस्तक राज। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो मलिक काफूर था। अलाउद्दीन के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। बताइए इतने बड़े कवि इस चट्टा के अधीन में था। अलाउद्दीन के दरबार में कवि कौन था? तो अमीर खुसरो था। याद रखिएगा अमीर खुसरो जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पहेलियाँ लिखे हैं इन्होंने, और मुकड़िया जिसको कहते हैं, पहेलियाँ मुकड़िया, पहेली बूझो जिसको हम लोग कहते हैं। और ये याद रखिएगा ये क्या कहते हैं, हिंदी के खड़ी बोली प्रयोग करने वाले सबसे पहले ये कवि माने जाते हैं, अमीर खुसरो। याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ देखिए वही ना, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वो कवि रह चुके हैं, इतना क्रूर शासक था वो। सितार ए तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो देखिए अमीर खुसरो को जाता है। इब्न बतूता की पुस्तक रहेला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो मोहम्मद तुगलक। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की सबसे पहले ध्यान दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तुगलकाबाद की। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है जूना खां।
दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन सा था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? तो हरिहर और बुक्का था। पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की थी? 1647 में फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 ईस्वी को छीन लिया था। भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ? तो ये पांडिचेरी की संधि के बाद हुआ था। निकोबार द्वीप समूह पर से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए? तो डेनिश कंपनी ने 1868 ईस्वी में बेच दिए थे। पुर्तगालियों ने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब की थी? तो 1503 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बाजीपुर में किस शासक से गो छीना था? तो आदिल शाह यूसुफ से छीना था। याद रखिएगा। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्टन हॉल है। मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, ये फ्रैंको मार्टिन है। अगला प्रश्न है, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1616 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए 22 जून 1757 ईस्वी में। किस बंगाल को नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदर कहा जाता है? तो मीर जाफर को। यही प्लासी का युद्ध में क्या किया था उसने? क्लाइव का साथ दिया था। सिराजुद्दौला का वो शायद दामाद था। अब हम थोड़ा सा ध्यान से भटक रहे हैं, लेकिन हमको अभी थोड़ा सा याद आया है कि सिराजुद्दौला जो थे प्लासी के युद्ध में क्लाइव के साथ उनका युद्ध हुआ था, और मीर जाफ़र जो था इनका दामाद था, जो कि इनके साथ चीटिंग करते हैं। कौन? सिराजुद्दौला के साथ चीटिंग करते हैं ये चट्टा मीर जाफ़र चीटिंग करता है। उसके बाद क्या करता है, इसको उसको बंगाल का राजा अगला घोषित कर देता है, लेकिन किसी कारणवश इसको भी हटा देता है। तो भाई तुम दगा करोगे तो तुम्हारे साथ भी दगा होगा ही। तो इतिहास से भी कहीं ना कहीं सीखिए आप लोग कि कभी भी ख़राब काम नहीं करना है, जिससे आपको आगे वो भुगतना ही पड़ता है। किसी को धोखा दीजिएगा तो वो कहीं ना कहीं फिर से आपको कहीं ना कहीं किसी के थ्रू धोखा आपको फिर से मिलेगा ही। ठीक है, तो ऐसा बेईमानी शैतानी वाला काम नहीं कीजिएगा। मेहनत से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करके जाइए एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो क्लाइव ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सादतुल्ला खां ने की थी। अगला प्रश्न है, जुझार सिंह की राजधानी थी? तो ओरछा थी। मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी थी? हैदर अली ने। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित हुई सूरत में। कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों की राजधानी बन गई? तो 1530 ईस्वी में। भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये था अल्मेडा। तो दोस्तों ये थी SST GK GS की कुछ प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख ले और हो सके तो अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी क्वेश्चन का लाभ मिले कि वो अपना वहाँ पे 10-12 नंबर का क्वेश्चन गेन कर सके, मतलब मार्क्स बढ़ा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।